गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। मैं आशीष सर आज आप लोग को क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज के क्लास में हम लोग लाइट के बारे में, लाइट के डिफरेंट फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लाइट है क्या। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइट इज एन एनर्जी विच कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस। इसका मतलब लाइट एक एनर्जी है। अगर हम ये बात बोलते हैं कि लाइट एक एनर्जी है तो इसको समझना भी जरूरी है कैसे लाइट एक एनर्जी है। सपोज अगर हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट की बात करें जैसे सन, अगर आप सनलाइट में बैठे हुए हैं तो आप कुछ देर बैठने के बाद आप ये फील करेंगे कि आपका बॉडी जो है हीट हो रहा है। हीट हो रहा है इसका मतलब लाइट के कारण आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी हीट मिल रहा है। तो हीट मिलता है किससे? हीट आप जानते हैं ऑलरेडी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। और एनर्जी आप एक चीज़ देखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है उससे ही आपको एनर्जी मिलेगा। आर्टिफिशियल सोर्स की भी बात करें, अगर कोई वेपर लाइट है उसके सामने आप खड़े हों तो आप देखेंगे कुछ देर बाद आप फील करेंगे कि बहुत ज़्यादा आपका बॉडी हॉट हो रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लाइट के कारण लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। विच यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया, लाइट इज एन एनर्जी विच कैन नॉट बी सीन बट द इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूसेस। अगर मैं इफेक्ट की बात करूं, सपोज इस रूम का लाइट हम ऑफ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा था। इसका मतलब लाइट के कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो उसके लिए लाइट का होना ज़रूरी है। एक चीज़ और समझेंगे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट का होना जरूरी है। इसके बाद एक पॉइंट आता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख कैसे पाते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से चल के आने वाली लाइट रे, हाँ, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद हमारे रेटिना पे या आँख के अंदर रेटिना पे मिलती है। यानी रेटिना तक अगर नहीं पहुँचेगा रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का, हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ देखें, इस रूम की बात करें, कोई भी चीज़ हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रहा है और हमारे आँख के रेटिना के ऊपर इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर रेटिना के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को सही रूप से नहीं देख पाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है लाइट का, ये आप समझ गए। डिफिनेशन ऑफ लाइट क्या होगा? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी सीन बट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूसेस। अब आएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। लाइट का जो प्रॉपर्टीज है, पहला प्रॉपर्टीज है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। इसका मतलब क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी वेव क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वेव क्या है? आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी वेव एक माध्यम है जिसके द्वारा एनर्जी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ट्रांसफर। जैसे एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए एक स्टोन को किसी पॉइंट में फेंके तो वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ वो क्या होगा? ट्रांसफर होगा मिडिल पॉइंट से लेकर के स्टोन के किसी भी पॉइंट के बैंक तक। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट बाय द वे ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, उसी को वेव बोलते हैं। तो लाइट में भी आप पढ़ेंगे आगे क्लास में, यानी क्लास 12th की बात बोल रहे हैं। लाइट जो है एक वेव की तरह प्रोड्यूस करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो लाइट जो है वेव की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह बिहेव करने का 3 फेनोमेनन पढ़ना आपको क्लास 12th में। पहला वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसके बाद इंटरफेरेंस उसी को बोलते हैं, इसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें जो आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वो फुल्ली वेव के बेस पे है। वो ये नहीं कहता कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, वो बोलता है लाइट एक वेव की तरह जाता है। लेकिन पार्टिकल नेचर क्या कहता है हमको लाइट का? लाइट फॉलो अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ। जबकि लाइट स्ट्रेट लाइन यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जितना भी फेनोमेनन है ये सब आपको पार्टिकल नेचर हुआ। वहीं पे अगर हम बात करें पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये वेव नेचर। तो लाइट के अंदर 2 नेचर होता है, इसीलिए इसको डुअल नेचर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर बोथ होता है। इस गुण के कारण ही लाइट को डुअल नेचर बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम
मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, यानी लाइट को अगर आप वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक प्रोपागेट कर रहे हैं तो लाइट को वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक प्रोपागेट करने के लिए आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगर मैं साउंड की बात करूं, अगर हम बोल रहे हैं तो अगर इस क्लासरूम में या यहाँ पे अगर कोई बच्चे हैं तो वो सुन पा रहे हैं, इसके पीछे एक ही कारण, इस रूम में एयर अवेलेबल है। अगर इस रूम से एयर को निकाल दिया जाए तो मैं बोलूँगा बच्चे सुन नहीं पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब देखिए नो साउंड है तो नो साउंड का मतलब साउंड वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जबकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपको रिमोट एरिया यानी ऐसे एरिया की बात कर रहे हैं जिस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो, बहुत ही सघन जंगल हो, बहुत ही दूरगामी हो, उस एरिया में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो हम लोग सोलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। क्यों? हमको पता है यहाँ पोल नहीं पहुँच सकता, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट अवेलेबल है, और सनलाइट जब अवेलेबल है तो आप सोलर प्लेट यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। यानी इसका मतलब ये हो गया, लाइट कहीं भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। इसके ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड जो प्रॉपर्टीज है लाइट का, इट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। ये किस लाइन पाथ को फॉलो करता है? स्ट्रेट लाइन। ये पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कहता है, आपको पढ़ना भी पार्टिकल नेचर है क्लास 10th में, इसीलिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या कहता है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। तीसरा पॉइंट, ये ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ये हम जान चुके। चौथा पॉइंट, लाइट जो ट्रेवल करता है इन मतलब द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और एक चीज देखिए, ऐसा नहीं कि हमेशा ये यही होगा, अगर डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट का स्पीड कम भी हो सकता है, लेकिन वैक्यूम की बात करें नॉर्मली तो इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, लाइट के कारण शेडो का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए ध्यान से, मान लिया जाए यहाँ से लाइट आ रहा है बल्ब से और यहाँ पे हमने हैंड को रख दिया, ये ओपेक मीडियम की तरह बिहेव करता है, तो ओपेक मीडियम की तरह बिहेव करेगा, यानी लाइट यहाँ से इधर पास नहीं करेगा। यहाँ से अगर लाइट पास नहीं करेगा तो शेडो का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉइंट है आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। phenomenon of bouncing back of light by striking a polished surface या by strike a polished surface। ध्यान से सुनेंगे क्या बोले, the phenomenon of bouncing back of light by strike a polished surface, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान से देखेंगे, सपोज मान लिया जाए ये एक मिरर है, तो आप जानते हैं मिरर में वन साइडेड पॉलिश्ड रहता है, ये पॉलिश किया हुआ है। तो यहाँ पे जब कोई लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो यहाँ से जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर स्ट्राइकिंग थ्रू द सरफेस ये क्या होगा, ये रिटर्न चला जाएगा। तो इस फेनोमेनन को ही हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइक ऑफ पॉलिश सरफेस। और यहाँ पे देखिए अब जो पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, वो पॉइंट है आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये जो रे इंसिडेंट, द रे विच इंसिडेंट अलोंग द सरफेस, तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। और नॉर्मल भी यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा नॉर्मल है। तो ध्यान से देखेंगे, पहला पॉइंट क्या बोल रहा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल आई देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ये है आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है। एंड सेकेंड पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। अगर मैं इसको एक चीज़ दिखाऊं यहाँ से आपको कि ये इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल फिगर ये क्या है, देखिए ध्यान से, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि आप जानते हैं 3D डायग्राम में हम लोग इसको नहीं दिखा सकते इसको ब्लैक बोर्ड पे, इसलिए एक्चुअली हम ऐसे दिखाते हैं इस नॉर्मल को ऐसे, लेकिन एक्चुअल में नॉर्मल ऐसे है। ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे लाइज करता है। यहाँ पे तीनों एक ही प्लेन पे लाइज कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, ये इंसिडेंट रे, इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल आई है, लेकिन फिगर में हम लोग इसको दिखाते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर दिखाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पॉइंट है आपको टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये चीज़ आप समझ गए। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय स्ट्राइक ऑफ पॉलिश सरफेस, या स्ट्राइकिंग थ्रू एनी सरफेस भी बोल सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ पर है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए हम लोग टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो दो तरह का रिफ्लेक्शन है। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन सबसे पहले बात करें। दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिए, पहला हम रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन if reflected ray are parallel to each other, if reflected ray are parallel to each other, such type of reflection is called regular reflection। क्या जान रहे हैं, इफ रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू इच। ध्यान से देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो सरफेस आपका प्लेन होना चाहिए। ये एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ फिर से ये इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे। हम बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। आप देखिए तीनों रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या डेफिनेशन बताए थे, इफ रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा जब आपका सरफेस क्या हो, प्लेन हो। अगर सरफेस मतलब कर्व रहेगा तो उस केस में रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब जो पॉइंट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा चेंजिंग है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखिए, इफ रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिए, अगर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल ना हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इफ रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जब भी होता है कर्व सरफेस के थ्रू होता है। कर्व सरफेस यानी सरफेस आपका इस तरह का है, और सरफेस जब इस तरह का है तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सपोज ये लाइट रे इंसिडेंट किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चला गया, ये इंसिडेंट किया, ऐसे मुड़ गया,
ये इंसिडेंट किया, ऐसे मुड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, यानी रिफ्लेक्शन के बाद यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे को कट कर दे रहा है। अगर रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेगा तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन जो है वो आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो पॉइंट है बेसिकली इमेज। इमेज क्या होता है ध्यान से देखेंगे। मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद, जरूरी नहीं कि एक ही लाइट पड़ेगा, एक से ज़्यादा लाइट पड़ेगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे एक्चुअली मीट करता है या पार्शियली मीट करता है, एक्चुअली मीट करने का मतलब कि पूरा करते हुए नज़र आ रहा है या करते हुए दिख रहा है पार्शियली, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। तो जनरली इमेज का जो डिफिनेशन है क्या है देखिए, इट इज़ द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट, यानी दो लाइट रे अगर किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो आ रहा है तो आफ्टर दैट वो जिस पॉइंट पे एक्चुअली मीट करेगा या आपको एपियर टू मीट करता हुआ प्रतीत होगा, तो उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। यानी इमेज का फॉर्मेशन तब होगा जब ऑब्जेक्ट से चल के आने वाली 2 या 2 से ज़्यादा लाइट रे क्या हो, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट करे या एपियर टू मीट, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मीट होना चाहिए या एपियर टू मीट होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। दो टाइप का इमेज का फॉर्मेशन होता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। ऐसे समझेंगे यहाँ पे रियल इमेज और डिफरेंस के आधार पे, ये रियल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज क्या करता है, इट फॉर्म्स व्हेन टू लाइट रे एक्चुअली मीट। अगर दो लाइट रे एक्चुअली एक दूसरे को मीट करता है तो उस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल इमेज होगा। इट फॉर्म व्हेन टू लाइट रे एपियर टू मीट। ध्यान से देखिए, अगर टू लाइट रे एपियर टू मीट कर रहा है तो वर्चुअल इमेज, एक्चुअली मीट कर रहा है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन, रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल इमेज जो बनेगा इरेक्ट बनेगा। इस चीज़ को हम आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जब आप रे डायग्राम पढ़ रहे होंगे तो वहाँ और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपको मिरर। मिरर क्या है, अ स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कोई लाइट रे आएगा, लाइट रे किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ेगा तो वो अगर रिफ्लेक्शन करेगा, यानी जिस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो सरफेस ही मिरर होता है। तो सिंपल सा मिरर जो है वो स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। मिरर में आपको दो टाइप का मिरर पढ़ना है, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दैट टाइप ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, उस मिरर को हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। और स्फेरिकल मिरर, दैट टाइप ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ये हो जाएगा आपको स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर का बेसिकली दो पार्ट होता है, एक कॉनकेव और इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, दूसरा कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से बता दूं क्या बोले, ए स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर कुछ भी आपको याद ना रहे मिरर के बारे में तो आप ये बोल सकते हैं, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। और लाइट का रिफ्लेक्शन तभी होगा जब वो सरफेस का वन पार्ट क्या होगा, कलर होगा। तो इसीलिए हम लोग मिरर को डिफाइन करते हैं स्मूथ हाईली पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर को बेसिकली दो टाइप में बांटते हैं, एक प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर। और प्लेन मिरर क्या होता है, दैट टाइप ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। एंड स्फेरिकल मिरर क्या है, दैट टाइप ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फेयर। इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर का भी बेसिकली दो पार्ट होता है, एक कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर। तो ध्यान से देखेंगे कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं। अब जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है आपको कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर बेसिकली किसको बोलते हैं, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फेयर। क्या बोले, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर
विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। मान लो ये एक स्फीयर है, मान लेते हैं ये डॉटेड लाइन से इस स्फीयर दिखा दीजिए, ये पूरा एक कंप्लीट स्फीयर है और ये स्फीयर का यहाँ पे ध्यान से देखिए इस स्फीयर का सेंटर इधर है। तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस सरफेस को बोलते हैं जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे होगा, वो सेंटर ऑफ स्फीयर यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है सेंटर की तरफ, ये यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर है। तो इसको ही हम लोग बोलेंगे कनकेव मिरर। और कनकेव और कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और देखिए, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है, ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज ये यहाँ पे आपने देखा कि इस क्या बोले एक बार फिर से कि कनकेव मिरर क्या है, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। मान लिया जाए ये इसका सेंटर ऑफ स्फीयर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इधर ही है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर ही है, सेंटर ऑफ स्फीयर, तो इसको सी से डिनोट कीजिए। अब देखिए सपोज कोई लाइट रे यहाँ से जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के थ्रू द सरफेस इट्स पासेज थ्रू फोकस, फोकस से पास करेगा तो ये यहाँ से पास कर गया फोकस से। अनदर लाइट रे भी यहाँ से दूसरा लाइट रे जा रहा है, फिर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, फिर यह यहाँ से जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से। फिर यहाँ से भी तीसरा लाइट रे जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद फिर से कहाँ से पास करेगा, फोकस से। यहाँ जितना भी लाइट रे जाएगा तो एक चीज़ आप देखेंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, इसका मतलब सभी लाइट रे फोकस पे आके मिल जा रहा है। मिल जाने का मतलब कन्वर्ज हो जा रहा है, ये इधर उधर बट नहीं रहा है। ऑल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कन्वर्ज हो रहा है फोकस पे, इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब आएंगे कॉनकेव मिरर का डिफिनेशन तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, क्या बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर का डिफिनेशन, दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ध्यान से देखिए, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर क्यों बोलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ध्यान से देखिए, मान लिया जाए ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर का सेंटर आपको पता चल रहा है कि इधर होगा ऑब्वियसली। अब इसको हमको कलर्ड करना है, चूंकि हमको किसको कौन सा मिरर बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा अबे होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप इनसाइड कलर कर दो। अगर आप इनसाइड कलर करोगे तो उस केस में जब इनसाइड कलर आप करते हैं तो देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की ओर हुआ, तो सेंटर इधर है जबकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उस साइड है इधर की ओर। तो ऑब्वियसली हम क्या बोले डिफिनेशन, दैट टाइप ऑफ spherical mirror which reflecting surface is away from the center of sphere, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब एक कंसेप्ट और आता है कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। तो देखिए एक और फिगर, इसी फिगर में हम बता सकते थे, इन थोड़ा स्पेस के कारण यहाँ पे बताते हैं इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है। तो मान लिया जाए ये इसको हम यहाँ पे कलर कर दिए इनसाइड, तो ऑब्वियसली इस केस में भी आप देख सकते हैं ये इसका सेंटर हुआ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इधर की ओर है, इधर की ओर। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लिया जाए यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट, ये आपको हो गया, मान लिया जाए यहाँ पे इसका सेंटर शो कर दिए, ये सेंटर है, ये आपको फोकस है, और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रहा है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये रे ऑफ लाइट जाएगा तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट इधर नहीं जा पाएगा, लाइट इधर की ओर बेंट होगा। तो यहाँ से लेकिन डॉटेड लाइन से आप दिखा देंगे, यहाँ से लाइट फोकस की ओर पास होगा और यहाँ से ओरिजिनल लाइट जो पास मूव करेगा वो इधर की ओर। अब ध्यान से देखिए दूसरा भी यहाँ से गया राइट रे और रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे पास करेगा, ऐसे। फिर इसी तरह तीसरा लाइट रे गया रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे, ये डाइवर्ज हो रहा है। डाइवर्ज होने का मतलब फैल रहा है, ये कहीं एक पॉइंट पे मिल नहीं रहा है। तो ये जब डाइवर्ज होगा इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेरियस टर्म रिलेटेड टू मिरर, सम टर्म रिलेटेड टू मिरर में। पहले इसको फिगर बना लें, एक ये कॉनकेव मिरर है क्योंकि इसका आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉइंट, ये पॉल, ये मिडिल टर्म है, इसको पी से डिनोट करते हैं। ये वाला एफ कहलाता है फोकस,
और ये वाला आपको सेंटर है। तो यहाँ पे अब देखिए हर एक टर्म को हमको डिफाइन करना है। जो टर्म आपको पढ़ना है, पहला टर्म पढ़ना है पॉल, पहला टर्म क्या पढ़ना है? पॉल। दूसरा टर्म पढ़ना है आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा टर्म पढ़ना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा टर्म पढ़ना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप ये भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद जो टर्म पढ़ना है रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद एफ यानी फोकस। इसके बाद जो टर्म पढ़ना है आपको फोकल लेंथ। इसके बाद जो टर्म पढ़ना है mn। मान लिया जाए ये मिरर है, तो ये जो mn है इसको ही हम लोग m से n का जो विड्थ है इसको ही हम लोग एपार्चर बोलते हैं। mn ये हो जाएगा आपको एपार्चर। आप ध्यान से देखिए, इच टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो आप एक चीज देखिए, एक और पॉइंट यहाँ पे दिखा दे। यहाँ से एक लाइट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मूव या इट पासेस थ्रू फोकस आप बोल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर का। सबसे पहला पॉइंट पॉल क्या होता है? किसी भी स्फेरिकल मिरर का मिडिल पॉइंट, ये इस पॉइंट को बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फिगर में mn फिगर है, ये पॉइंट आपका P कहलाता है, जो कि स्फेरिकल मिरर का मिडिल पॉइंट होता है। मिडिल पॉइंट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर वो क्या कहलाएगा? पॉल कहलाएगा। अब आ जाएंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ध्यान से देखिए, एवरी मिरर is the part of every spherical mirror is the part of a sphere which center is called center of curvature। कहने का ये center of curvature कहने का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये मान लो एक मिरर है, इसको हम कलर कर दे रहे हैं यहाँ पे आउटसाइड, यहाँ पे ये कलर कर दिया आउटसाइड, तो इसका ये जो स्फेयर खींचे हैं तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। यहाँ से सेंटर मान के खींचे होंगे तो ऑब्वियसली ये सेंटर है। अगर ये सेंटर है इस स्फेरिकल पार्ट का, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दो, तो ये जो सेंटर है जिसको सेंटर मान के ये स्फेयर खींचा गया है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स क्या, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, every spherical mirror is the part of a sphere या बिल्कुल the center of any spherical mirror is called center of curvature। और यहाँ C जो है वो center of curvature है। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाएंगे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। यहाँ से C से P का डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम C to P, ये जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। CP इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इसके बाद जो पॉइंट है वो फोकस है। तो व्हेन फोकस किसको डिफाइन करेंगे? व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द सरफेस इट passes through a point which is called फोकस। यानी अगर कोई लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट ही फोकस कहलाता है, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। और F और P के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम P टू F यानी पॉल टू फोकल लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं पॉल टू फोकस। डिस्टेंस फ्रॉम पॉल टू फोकस यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको फोकल लेंथ बोला जाता है। और mn क्या होता है? ये एपार्चर यानी इफेक्टिव विड्थ ऑफ एनी मिरर। जैसे एक सेकेंड सोचो, ये मिरर इतना छोटा हो गया तो इसका एपार्चर अभी घट गया, ये mn। अब इसका एपार्चर ये डिस्टेंस कहलाता है, जहाँ से वो डिस्टेंस जहाँ से यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितना एरिया से होता है। अगर ये मिरर थोड़ा बड़ा हो गया तब बोलेंगे इस मिरर का एपार्चर बढ़ गया। एपार्चर होता है इफेक्टिव विड्थ ऑफ एनी मिरर या एनी स्फेरिकल मिरर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपार्चर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, आफ्टर दैट रे डायग्राम। तो ध्यान से देखिए, अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो मान लिया जाए सबसे पहले एक प्लेन मिरर लेंगे,
ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया। हमको निकालना है फॉर्मेशन या इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कारण कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिए। ये ऑब्जेक्ट है ए बी। प्लेन मिरर के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया गया ए बी। यहाँ से 2 रे ऑफ लाइट बी सी और दूसरा रे ऑफ लाइट बी डी इंसिडेंट हो रहा है। चूँकि ये प्लेन मिरर है तो यहाँ से आप जानते हैं रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट ऐसे पास करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल मूव करेगा। यहाँ पे भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए तो पैरेलल मूव करेगा, यानी इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। इस पॉइंट का नेमिंग रख दीजिए C, इस पॉइंट का नेमिंग D। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑब्जेक्ट AB है, वहाँ से 2 रे ऑफ लाइट BC और BD प्लेन मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि रियली अगर कट करता है ये एक दूसरे को तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और जिसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये आपको वर्चुअल इमेज बन रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट ए बी था जिसका प्लेन मिरर के इस तरह से सरफेस पे रखा गया, जिसका इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, और इसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसका जो कुछ करैक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन का, पहला करैक्टरिस्टिक है जितना आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलिए, ये इक्वल होता है किसके, साइज ऑफ इमेज के। साइज ऑफ इमेज पहला चीज ये है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का 5 फुट का है तो उसका इमेज का हाइट भी 5 फुट दिखेगा। तो यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है, साइज ऑफ इमेज के बराबर हाइट भी इक्वल। तीसरा पॉइंट देखिए कि जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर, अगर ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस पे है तो इमेज में भी, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो इमेज डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है फ्रॉम द प्लेन मिरर। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to image distance। इमेज डिस्टेंस कैसा इमेज का फॉर्मेशन करेगा, वर्चुअल होगा, और इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट और देखेंगे, अगर दो प्लेन मिरर के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा गया, मान लिया जाए ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे भी एक प्लेन मिरर, इसके बीच किसी ऑब्जेक्ट को अगर रख दिया गया तो उसका नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो कितना बनेगा, इन्फिनिटी। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2 प्लेन मिरर देन नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन इसी केस में एक और कंडीशन देखेंगे, अगर व्हेन थीटा इज द, अगर बात करें व्हेन थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर, या इफ थीटा इज the angle between 2 plane mirror then number of image depend upon थीटा। अब देखिए, अगर थीटा एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर है तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज डिपेंड करता है थीटा पे। तो वो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, n इज इक्वल टू, इसमें कंडीशन केस 1 की बात करते हैं, इफ n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा। अगर आपको ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर आएगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब नंबर ऑफ इमेज तब n के बराबर होगा, उस केस में नंबर ऑफ इमेज आर सेम, नंबर ऑफ इमेज आर सेम।
लाइक अगर हम 1 सेकेंड के लिए मान लेते हैं थीटा का वैल्यू 40 है, मान लो थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो एन इज इक्वल टू 360/40, ये कितना हो गया 9। तो इस केस में बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ इमेज आपका 9 होगा। अब दूसरे केस की बात करते हैं, केस 2। इफ 360/थीटा इज इक्वल टू, अब इवन नंबर हो, इवन नंबर होगा तो उस केस में क्या होगा, इवन नंबर अगर हो गया तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा उस केस में r n-1, n माइनस कितना 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर थीटा का वैल्यू आप 90 ले लो, थीटा 90 लोगे तो इस केस में 360/90 हो जाएगा और 90 यानी 4, तो अभी n का वैल्यू 4 आ रहा है, लेकिन इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो n-1 के बराबर, यानी 4-1 यानी 3। यानी ये था आपको इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आज के क्लास में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।